अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं के छात्र देखेंगे क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन 12वां का अथवा क्वेश्चन आया है HYV बीज के 2 लाभ बताइए। तो आप देख पा रहे हैं HYV का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी। तो ये गेहूं और चावल के बीजों की किस्म है और हरित क्रांति के समय से HYV बीजों का प्रयोग को प्रोत्साहन दिया गया। तो वही अब हमारे सिलेबस में है हरित क्रांति का, आगे क्वेश्चन भी आया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन बीजों से क्या फ़ायदे होते हैं। तो अन्य बीजों की तुलना में इन बीजों की अधिक उपज होती है, मतलब प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ जो उत्पादन होता है अन्य बीजों की तुलना में इनका उत्पादन अधिक होता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, अन्य पारंपरिक बीजों की तुलना में HYV बीज का उत्पादन अधिक रहता है एवं गुणवत्ता भी अधिक रहती है। तो अन्य बीजों की तुलना में इनकी किस्म या गुणवत्ता क्वालिटी अच्छी रहती है। नंबर 2 लिख देंगे जीवन चक्र। एक्चुअली इन HYV बीजों का जीवन चक्र या पूरी फसल की अवधि अन्य फसलों की तुलना में अन्य बीजों की तुलना में कम रहती है। तो जीवन चक्र छोटा होना जिससे अन्य फसलों का उत्पादन संभव होता है, अर्थात फसल चक्रण संभव होता है। तो वही है, यहाँ पे HYV बीजों के प्रयोग से फसल चक्रण करना आसान व संभव होता है, क्योंकि HYV बीजों की फसल 110 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। और भी पॉइंट बना सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक रहती है। तो HYV बीजों की जो पौधे होते हैं इस वैरायटी के बीजों के, उनकी अन्य की तुलना में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। एवं ये चौथा पॉइंट बना लेंगे, उर्वरकों से क्रिया करना इनका क्रिएशन अच्छा रहता है, मतलब ये खादों से कनेक्शन अच्छा बना पाते हैं उर्वरकों से। तो उर्वरकों से क्रिया अधिक क्षमता रहती है इनकी। अगला प्रश्न 13 आया है, उदारीकरण से क्या आशय है। तो उदारीकरण जो है, सरकार किसी देश की सरकार व्यापार एवं व्यवसायों पर कुछ प्रतिबंध लगाती है या नियमन कानून लगाती है, कड़े कानून लगाती है। तो यदि उन कानूनों से अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है या प्रगति नहीं कर पाती, तो फिर उन नियंत्रणों पर, उन कानूनों में ढील देती है। उस ढील देने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हम देखेंगे, उदारीकरण का अर्थ या उदारीकरण क्या है। उदारीकरण का अभिप्राय सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में लगाए गए भौतिक मतलब कानून यानी कि व्यवसाय की क्रियाओं पर, अनावश्यक क्रियाओं पर नियंत्रण लगाना भौतिक नियमन कहलाता है। तो अर्थव्यवस्था में लगाए गए भौतिक नियमनों व नियंत्रणों में ढील देने से होता है। तो ढील देना ही उदारीकरण है। जब सरकार कर नीति, आयात निर्यात नीति, औद्योगिक नीति, श्रम नीति, वाणिज्य नीति आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, उत्पादन, विपणन इत्यादि में नियंत्रण को हटाती है, तो उसे उदारवादी नीति कहा जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण की नीति के अंतर्गत बाजार शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ये उदारीकरण का आशय हो गया। प्रश्न 13 का अथवा आया है, निजीकरण से क्या आशय है। तो देखेंगे निजीकरण का आशय। निजीकरण से आशय अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में सरकारी संबद्धता को किसी भी रूप में वापस लेने से होता है। तो यहाँ पर बात को समझेंगे कि सरकार यदि किसी व्यावसायिक क्षेत्र में, किसी व्यावसायिक संस्था, कंपनी में
अपनी संबद्धता या अपने स्वामित्व को वापस लेती है या स्वामित्व को कम करती है, तो वो स्वामित्व किसके हाथों में जाता है? पूंजीपतियों के हाथों में या व्यक्तियों के हाथों में। तो जब व्यक्ति के हाथों में जाता है तो वो निजीकरण कहलाता है। आगे उत्तर में, जब सरकार सार्वजनिक संपत्ति का विक्रय करती है तो उसे भी निजीकरण कहा जाता है। और क्या कहा जा रहा है उत्तर में? सार्वजनिक क्षेत्र का अपनिवेश, यानी सरकारी कंपनियों में जो सरकार का पैसा लगा है उस पैसे को सरकार क्या करती है? वापस ले लेती है, और वो अंश कंपनियों में, व्यवसायों में अंशों के रूप में पूंजी लगी होती है, वो अंश किसको बेच देती है सरकार? निजी व्यक्तियों को। तो उसे कहते हैं अपनिवेश। जब सरकार अपनी किसी सार्वजनिक उद्योग से अपना पैसा वापस निकाले तो अपनिवेश कहते हैं। रुग्ण सार्वजनिक इकाइयों को बंद कर देना, यानी ऐसी सरकारी क्षेत्र की इकाइयां या सरकार के व्यवसाय जो रुग्ण हैं, जिनमें लाभ नहीं होता, तो उन इकाइयों को बंद कर देती है, उनका विक्रय कर देती है। ये सब निजीकरण के अंतर्गत आते हैं। सरल शब्दों में निजीकरण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसमें निजी क्षेत्र किसी सार्वजनिक उद्यम का स्वामी बन जाता है या उसका प्रबंध करता है। तो निजीकरण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसमें निजी क्षेत्र यानी निजी व्यक्ति, पूंजीपति लोग किसी सार्वजनिक उद्यम का स्वामी बन जाता है या उसका प्रबंध करता है। तो ये पूरी प्रक्रिया निजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। प्रश्न 14 आया है, आर्थिक विकास में मानव पूंजी की भूमिका या मानव पूंजी का महत्व क्या है? तो केवल 3 पॉइंट देखेंगे। आर्थिक विकास मानवीय प्रयत्नों का प्रयास होता है। क्या कहा जा रहा है? जो आर्थिक विकास होता है वो मानवीय प्रयत्नों का परिणाम होता है। एक देश का आर्थिक विकास उसकी श्रम शक्ति, कार्यकुशलता तथा प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। एक देश का आर्थिक विकास उसकी श्रम शक्ति, कार्यकुशलता व प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। इस प्रकार मानवीय संसाधनों का विकास आर्थिक विकास की एक पूर्ण आवश्यकता होती है। सुल्ज के अनुसार हमारी आर्थिक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण मानवीय संसाधनों का विकास है। ऐसा किए बिना हमें व्यापक दरिद्रता व कठोर शारीरिक श्रम से मुक्ति नहीं मिल सकती। आर्थिक विकास की दृष्टि से मानवीय संसाधनों को प्राकृतिक संसाधनों से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार हम सीधे पॉइंट पे आएंगे। आर्थिक विकास में मानव पूंजी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पॉइंट नंबर 1, भौतिक पूंजी का प्रयोग। भौतिक पूंजी का मतलब होता है जो हमारे भौतिक साधन होते हैं, भूमि, मशीनें, तकनीकी, उनका प्रयोग मानव पूंजी के द्वारा हो सकता है। तो देखेंगे आधुनिक समय में भौतिक पूंजी ने बहुत जटिल तकनीकी रूप धारण कर लिया है। आधुनिक संयंत्रों यानी कई कलपुर्जों से बना जो इकाई होती है उसे संयंत्र कहते हैं। तकनीकों, प्रबंधों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तभी भौतिक पूंजी का निर्माण एवं दीर्घकालीन उपयोग संभव होता है। उत्पादन प्रक्रिया में मानवीय पूंजी भौतिक पूंजी की पूरक होती है, यानी कि एक दूसरे की क्या होती है? सहायक होती हैं। मानवीय पूंजी और भौतिक पूंजी एक दूसरे की पूरक होती हैं तथा प्रौद्योगिकी, नवप्रवर्तन तथा दीर्घकालिक विकास की महत्वपूर्ण आगत है। अतः मानवीय पूंजी का विकास करके ही भौतिक पूंजी का उत्पादकीय प्रयोग संभव होता है। इसका एक उदाहरण कृषि उपकरण हैं, क्योंकि पहले जो काम
हाथों से होते थे, अब वो मशीनों से होते हैं। तो इसका मतलब है कृषि जगत में कई ऐसे इंजीनियर हुए जिन्होंने कृषि अभियांत्रिकी के अंतर्गत कृषि यंत्र निकाले। देखेंगे अगला, आधुनिक जानकारी की प्राप्ति। आज भारत देश उत्पादन में नई जानकारी एवं नए तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। अन्य शब्दों में इन देशों का विकास मुख्यतः मानव पूंजी में वृद्धि के द्वारा हो रहा है। मानव पूंजी से और क्या लाभ होते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे। उत्पादकता में वृद्धि। मानव पूंजी विकास से उत्पादकता में वृद्धि होती, क्योंकि मानव पूंजी का विकास होने से कुशल श्रमिक एवं प्रशिक्षित श्रमिक मिलते हैं। देखेंगे, भारत जैसे अल्प विकसित देशों के श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। इसका एक प्रमुख कारण उनका अशिक्षित एवं निम्न स्वास्थ्य है। अतः उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अच्छी स्वास्थ्य दशाएं उपलब्ध कराने पर उनकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। वह भौतिक संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करके उत्पादन बढ़ाने में सक्षम हो जाएंगे। तो मानव पूंजी का विकास कब होता है, यानी मानव पूंजी कब कहलाते हैं, जब उन्हें शिक्षा मिले, प्रशिक्षण मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, तो वो किसी भी कार्य को करने के लिए योग्य हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं, तो वो मानव पूंजी बन जाते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी, भौतिक संसाधनों का, मशीनों वगैरह का वो कुशलता से प्रयोग कर पाएंगे और उत्पादन बढ़ाने में सक्षम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 14 का अथवा आया है, ग्रामीण विकास से क्या आशय है और ग्रामीण विकास क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे निम्न आय जनसंख्या के जीवन स्तर को सुधारने तथा उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार करना एवं उस सुधार को सतत बनाए रखना ग्रामीण विकास कहलाता है। ग्रामीण विकास से अर्थव्यवस्था के विकास में महत्व, या अर्थव्यवस्था के विकास में ग्रामीण विकास का महत्व। तो देखेंगे, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग रोजगार की तलाश में या आय प्राप्त करने की तलाश में पलायन करते हैं, बड़े बड़े शहरों की ओर काम की तलाश में पलायन करते हैं। तो इससे क्या होता है, बड़े बड़े शहरों में संसाधनों पर दबाव पड़ता है, या इन लोगों के पास रहने खाने की सुविधाएं एकदम पर्याप्त रूप में बड़े शहरों में प्राप्त नहीं हो पाती। तो इस प्रकार से बड़े शहरों में पलायन करने से दबाव बढ़ता है। तो इस ग्रामीण विकास से उस शहरों पर दबाव को रोका जा सकता है और इनके पलायन को रोका जा सकता है। इसलिए पॉइंट क्या है, शहरों की ओर पलायन पर रोक। ग्रामीण विकास से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर सुधरता है, वे काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन से बचते हैं, परिणामतः शहरों पर दबाव कम रहता है। और अगला पॉइंट है, आय में वृद्धि। ग्रामीण विकास से ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। वीडियो को रोककर पूरे प्रश्न का उत्तर नोट कर सकते हैं।